बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम आज तो सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। उसको देखेंगे। कल मैंने वो डाल दिया था, उसका सेशन जो है छोटा सा। लेकिन मैं इस पर आपसे मुझे पूछना ये है, आई थिंक आई नीड सम इनपुट फ्रॉम ऑल पार्टिसिपेंट्स। ये हमने इस वक्त एक थियोरेटिकली मॉडल्स को समझा है, यानी व्हाट वी हैव डन इन दीज पास्ट 7 सेशंस वो ये है कि हमने ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की करेक्शन के लिए जो तरीके बनाए गए हैं, जो टेक्निक्स हैं, उनको हमने थियोरेटिकली समझा है। मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि उसको प्रैक्टिस भी किया जाए। और अगर अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो हम अगले सेशंस कुछ जो हैं उनमें इनमें से एक एक को लेकर उसको प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको उसके लिए ब्रीफ सी एक असाइनमेंट दूंगा जो आप ड्यूरिंग द वीक कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, अगर आप इफ़ यू गेट द फील ऑफ इट। एंड आई डोंट थिंक इट विल टेक मोर देन 5 to 7 minutes अ डे। अगर आप ये कर लें तो, अगर आप चाहते हैं तो इसको इस तरह कर लेते हैं, वरना फिर हम अगले टॉपिक पे चलेंगे जी। तो दोज हु थिंक दैट वी शुड डू सम प्रैक्टिस, उस वो प्लीज़ हाथ रेज़ कर दें। जी, मेरा ख़्याल है क्लियर है, वोटिंग क्लियर है। करना करनी चाहिए। जी, जी। ठीक है, तो फिर हम अगली दफ़ा जी वी विल बी, आज इंशाल्लाह अली आपके साथ शेयर कर देंगे डबल स्टैंडर्ड टेक्निक के हवाले से। वी विल बी शेयरिंग सम सिनेरियोज़। ये जो सिनेरियोज़ हैं, इनको आपने देखना है, और इसमें जो एंड पे मैंने बिल्कुल सारे सिनेरियोज़ को लिखने के बाद एंड पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। आपने सारे सिनेरियोज़ के हवाले से, ये 11 सिनेरियोज़ हैं, बिल्कुल ब्रीफ हैं। 11 से खौफज़दा ना हो, दे आर वेरी ब्रीफ। बट आई वुड रिक्वेस्ट कि जिन लोगों ने ये हाथ रेज़ किए हैं, फिर ये आके प्लीज़ अपनी सवालात जो है, वो 4 सवाल हैं एंड पे, उनके जवाब ज़रूर शेयर करें। ये ज़रूरी नहीं कि आप 11 के 11 करें। आपने जितने भी किए हैं, जितने भी आप कर सकें इस हफ्ते के दौरान, तो अगली दफ़ा उसको शेयर करें। एंड देन फ्रॉम हियर ऑन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टेक्निक व्हिच इज़ प्रोबेबली अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन है, या वो है दूसरी है, एक और है। वो जो भी होगी इंशाल्लाह फिर उसके सिनेरियोज़ मैं अगली दफ़ा शेयर करूँगा। और इसी तरह से हम विल बी प्रैक्टिसिंग दीज़ टेक्निक्स, और होपफुली दैट विल हेल्प यू अप्लाई these techniques in your life. जी, अब हम, any questions that you might have for Socratic questioning technique या anything else? जी, फ़ातिमा आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। मेरा ऐसे क्लियर क्वेश्चन तो नहीं है, बट एक सिचुएशन है जिसमें अ, मैं इमोशनली डिस्टर्ब हो रही हूँ, जिसकी वजह से लाइक माय हस्बैंड इज़ गोइंग थ्रू अ टफ टाइम इमोशनली। उनका अपनी फैमिली के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड होते हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक एवरीडे। तो अब मैंने उन्हें कहा कि आप मतलब थेरेपी ले लें। He says मैं लूँगा, बट आई एम नॉट रेडी एज़ येट। तो मुझे लगता है कि वो नहीं लेंगे थेरेपी। अ, और अब उसमें एक प्रॉब्लम ये जो आ रही है, वो ये आ रही है कि एवरी डे लाइक ही इज़ कंप्लेनिंग एंड ही इज़ इन अ बैड मूड, जिससे मैं काफ़ी इमोशनली इम्पैक्ट होती हूँ। तो हाउ टू क्रिएट दैट इमोशनल सेपरेशन? इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि कोई शख्स एवरी डे आपको आके बता रहा है कि भई देखो मुझे यहाँ चोट लग गई, अब यहाँ से खून निकल रहा है, अब यहाँ चोट लग गई, यहाँ से खून निकल रहा है, एंड यू आर ट्राइंग टू हेल्प दैट पर्सन, एंड बट आप में अपने में भी इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो आप उनको ये कह रहे हो कि आप थेरेपी ले लो, मतलब यू नीड इट। वो भी नहीं करना चाह रहे। अब ऐसी सिचुएशन में लेकिन आप उनकी तकलीफ से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हो, और खुद बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हो रहे हो। तो इसमें अब मैं अपने लिए क्या करूँ मतलब?
कि मैं इतना ज़्यादा ना इम्पैक्ट हूँ और इतना ज़्यादा डिस्टर्ब ना हूँ। देखिए, ये जो बात है कि हम जब किसी की बात से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, तो एक्चुअली इट बेसिकली तो एक है जो डिस्टर्बेंस है, ओरिजिनल जो बात हुई, और उसके बाद फिर हम उसको वी कीप सॉर्ट ऑफ रूमिनेटिंग अबाउट इट। तो आपने ये देखना है कि इज़ देयर एनीथिंग दैट यू कैन डू, और यही चीज़ उनको मशवरा भी दें। ये जो बात है ना, थोड़ी-सी इसमें अ, एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ जनरल सोसाइटी में, सिर्फ़ हमारी सोसाइटी में नहीं, ये जनरली ऑल ओवर द वर्ल्ड ही एक छोटी-सी प्रॉब्लम है। वो ये कि थेरेपी जिसको हम कहते हैं, वो आम तौर पर उसके बारे में कोई बहुत अच्छा वी आर नॉट रियली वी डोंट वेलकम दैट। तो जब ये सिचुएशन है, तो हम लेट अस अवॉइड दीज़ वर्ड्स, इन इन अल्फ़ाज़ को अवॉइड कर लेते हैं। और माशाल्लाह आप खुद यू आर अ क्वालिफाइड थेरेपिस्ट, आई गेस कंसल्टेंसी आप दे सकती हैं। तो आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट यू स्टार्ट गिविंग हिम कंसल्टेंसी बिकॉज़ यू आर अ पार्ट ऑफ द हाउसहोल्ड, एंड दैट वुड नॉट बी रिकमेंडेड। बट आई थिंक दैट वी कैन अंडरस्टैंड। आप सबसे पहले तो ये देखें कि वो जिस चीज़ के बारे में परेशान है, आई थिंक उसकी एक सबसे बड़ी वजह तो ये होगी, आई एम अज्यूमिंग, वो ये होगी कि ही इज़ टोटली कंसर्न्ड, ही इज़ टोटली फोकस्ड ऑन द सर्कल ऑफ कंसर्न्स। इसको मैंने एक और जगह पे कहा था कि गॉड्स डोमेन, हम असल में अल्लाह ताला की डोमेन पे फोकस कर लेते हैं बजाय इसके कि अपनी डोमेन पे फोकस करने को। और फिर हम ये चाहते हैं कि जो हम वहाँ पे चाह रहे हैं, उस डोमेन में चाह रहे हैं, वो हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि एक तो उनको ये मशवरा दें कि वी हैव नो चॉइस। इस वक्त जिस जो नतज निकलने हैं, जो सिचुएशंस पैदा होनी है, इसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं। आए बैठ के ये देखते हैं, और इसमें उनकी पार्टनर की हैसियत से, विदाउट बीइंग अ थेरेपिस्ट, which which he is not really inviting at this time, which he is not welcoming. So it's all right, don't worry about that. लेकिन इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, और इसी तरह से यही एक्सरसाइज आपने भी करनी है। वंस यू हैव डिसाइडेड अबाउट इट कि आप क्या कर सकती हैं, तो फिर उस पर फोकस करें एंड कीप योर सेल्फ ओपन। कीपिंग योरसेल्फ ओपन वुड मीन दैट यू माइट गेट एन आइडिया कि आप ये भी कर सकते हैं, तो उसको भी करना शुरू कर दें, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। उसको भी उसमें अपने कामों में ऐड कर लें। लेकिन अभी के लिए जो एक सपोर्ट आपकी तरफ से उनको मिल सकती है, वो इससे निकालने की कोशिश है कि हम बहुत ज़्यादा कंसर्न्स में ना जाएं। हम ये देखें कि हम कर क्या सकते हैं, और उसको करने के लिए पहले स्टेप्स लें। लेट्स टेक द फर्स्ट स्टेप, द सेकंड स्टेप, द थर्ड स्टेप, एंड मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। दिस विल हेल्प, दिस विल डेफिनेटली हेल्प। और इसको छोड़ दें, अल्लाह पे छोड़ दें। देखिए, रास्ते पे जब आप ठीक रास्ते पे चलने लग पड़ते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आज हमें बहुत दूर नज़र आ रही होती हैं, उसके मौके पैदा होने शुरू हो जाते हैं, एंड थिंग्स कैन सेटल मच बिफोर वी एक्सपेक्ट देम टू। तो इसलिए एक दफ़ा ठीक कर लें, अपने फोकस को ठीक कर लें, और अल्लाह पे भरोसा करें, और इसके बाद आगे चलें। यानी इसके नतीजे में क्या होगा, क्या नहीं होगा, और अगर फैसला ये करना है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, तो फिर दिस इज समथिंग विच विल कीप अस इन दिस रूमिनेशन साइकिल। रूमिनेशन बेसिकली इससे पैदा होती है कि मैं कंसर्न्स के अंदर फंसा हुआ हूँ, और उससे निकलने के बजाय या उसके बारे में ये सोचने के बजाय कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उन्हीं को सोच सोच के अपने ऊपर, और उसके लिए फिर मैं उसको एग्जेजरेट भी कर रहा हूँ अपने जहन में। जितना सोचता हूँ, वो घिस घिस के वो जो है ना, मच्छर, उसको हाथी बना देता हूँ। तो ये एस्पेक्ट्स हैं, इनसे बचाना है हमें उन्हें। We have to get him out of it. And the same goes for you. What is it that you can do? And once you have decided that this is what you can do, start doing that, and then focus on your work. बाकी चीज़ें जो हैं, जो उन्होंने नहीं कर ली, if he is not interested in therapy at this time, that is something you have suggested, fine, no problem. Let's find a way about it. हमने तोड़ना नहीं है किसी को, हमने मदद करनी है सिर्फ, इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें मुझे लगता है मेरे साथ जो प्रॉब्लम हो रही है ना, वो ये हो रही है कि लाइक आई हैव बीन देयर, जो इश्यूज़ वो फेस कर रहे हैं, आई हैव बीन देयर, एंड इट्स लाइक कि मैं अपनी ओल्ड सेल्फ देख रही हूँ। मतलब मेरे साथ भी ऐसे होता था, मैं ऐसी होती थी, लाइक बिल्कुल अपना आप असर्ट ना कर पाना, बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होना कि कोई नाराज़ ना हो जाए। अभी तक होती हूँ, मतलब इवन आफ्टर लाइक अपने ऊपर बहुत काम करने के बाद भी। तो
आई आई डोंट नो, मेरे लिए शायद वो एक ट्रिगर बन रहा है कि मेरा वो पास्ट के वुंड्स जो हैं, आई डोंट नो, वो हिट हो रही हैं चीज़ें, क्या हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा ही इमोशनली ड्राउन कर रही हूँ इन हिज़ पेन। हुँ, हुँ, और मुझे उसमें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या एग्ज़ैक्टली करूँ अपने लिए टू लाइक नॉट लाइक टू नॉट लाइक फ्यूज़ विद हिम। लाइक मुझे लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा ही अ, जैसे आप कहते हो ना, बिल्कुल अगले के साथ एक होके कॉन्फ्लुएंस जिसको आप बोलते हैं, इफ यू अंडरस्टैंड द टर्म। हुँ। तो वो हो रहा है मेरे साथ। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने लिए क्या करूँ कि मैं सेपरेट रह सकूँ इमोशनली। ये जो है ना, इसमें हमने जिस चीज़ को देखना है वो हमारी कॉग्निशन है जी, ठीक है? वी विल बी लुकिंग एट व्हाट वी कैन डू। मैं अगेन यही आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये रहा है आपका माज़ी में, ये रहा है अगर, तो इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। यानी असल में आपने इस चीज़ पे देखना है कि वो क्या हुआ था जिससे मैं इसको ओवरकम कर पाई हूँ। देखें 2 सिचुएशंस हो सकती हैं। माज़ी में ये रहा और उसके बाद हालात बदल गए। अगर हालात के बदलने से ठीक हो गया है, तो फिर हो सकता है मेरे अंदर अभी भी वो प्रॉब्लम्स हों। प्रॉब्लम तो मैंने आपको ये बता दी है कि आपने बेसिकली जो चीज़ करनी है, वो ये करनी है कि इधर से निकल के ये देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। सिचुएशन तो ये है, मैं क्या कर सकता हूँ? इस पे ज़रा एक दफ़ा फ़ोकस करके ना, यानी इस सारी सिचुएशन को फ़ोकस करके तो ये देखें कि व्हाट कैन यू डू? वेदर इट इज़ यू और योर एडवाइस टू योर स्पाउस, जो भी आप करना चाहती हैं, आपने असल में इस चीज़ पे फ़ोकस करना है। वो सारी चीज़ें हैं, दे आर अ गिवन। और उनके अंदर से अभी हम नहीं निकल सक रहे हैं, लेकिन हम इनसे निकलने के लिए, लेट्स से इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स निकलने के लिए क्या कर सकते हैं? लेट्स स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट। इसको करके देखें एक दफ़ा। और ये अपने लिए भी, अगर तो आपने ये पहले किया और अगर कोई इसकी और मेथोडोलॉजी थी तो वो ज़रूर वो भी शेयर करें, इसमें हमारे लिए भी एजुकेशन हो जाएगी। लेकिन अगर हालात के बदलने से वो सिचुएशन ओवरकम हो गई है, तो वो तो अल्लाह ताला की डोमेन है। हालात तो तब बदलेंगे जब अल्लाह ताला फ़ैसला कर देगा। मैं क्या कर सकता हूँ इन हालात को बदलने के लिए? मैंने इस पे फ़ोकस करना है। इसको फ़ोकस में लाएँ, सबसे पहली चीज़ तो ये, दिस इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। यानी आपने ये देखना है कि ये हमारी चीज़ें जो हैं, जो हमारे इस वक़्त कंसर्न हैं, कोई आदमी बुरी तरह से बोल देता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या कर सकता हूँ? या फॉर इंस्टेंस ये बात कि ही इज़ ऑलवेज़ टॉकिंग अबाउट हिज़ इंजरी एवरी डे, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आई शुड स्लाइटली डिस्टेंस माई सेल्फ फ्रॉम एक्चुअली गेटिंग इनटू दैट प्लेस जिधर कि मैं वो जो कॉन्फिडेंस जिसको आप कह रही हैं, उसको उसके अंदर पड़ जाऊँ। ठीक है? मुझे अपने आप को इधर से निकालना है। मैंने इस सिचुएशन में कुछ कंट्रीब्यूट करना है। वो क्या कर सकता हूँ मैं? हाउ कैन आई डू दैट? इस जगह पे खड़े हों, योर माइंड विल फोकस ऑन द पॉजिटिव्स देन। आई एम नॉट सेइंग दैट आपकी एनवायरनमेंट के पॉजिटिव्स, बल्कि वो पॉजिटिव्स जिससे कि फ़र्क पड़ेगा। मेरे इस चीज़ के बारे में सोचने से कि हालात ठीक नहीं हैं, उससे हालात ठीक नहीं हो जाएँगे। लेकिन मैंने अपने लिए मेहनत का रास्ता निकालना है, पॉज़िटिविटी का रास्ता निकालना है, ताकि मैं काम करता रह सकूँ जो भी हालात होंगे। आप इसको ट्राई करके देखिए एक दफ़ा एंड देन शेयर योर फीडबैक। ठीक है जी? ऑप्शंस लिखूँ अपनी। जी, यानी ये ऑप्शंस लिखनी है कि हम इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। उसने ये कह दिया, उसने ये कर दिया, इस तीनों को गुफ्तगू करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। यानी यूँ समझ लें कि वो जो ज़ख्म, रोज़ जिस ज़ख्म की बात हो रही है, वो ज़ख्म तो अब लग गए हैं। मैं क्या कर सकता हूँ कि वो ज़ख्म ना लगें? हो सकता है कि जो भी मेरे आइडियाज़ हों उसके नतीजे में फिर भी लगें, और यही सोचना है, फिर भी यही सोचना है, बार-बार ये सोचना है। रास्ते निकल आएँगे इंशाअल्लाह। ये आई एम ये मेरे फ़ेथ का इश्यू है कि रास्ते निकल आएँगे, लाज़िमन निकल आएँगे। ठीक है, सही है। वी जस्ट थैंक कांट यू सो अफोर्ड टू मच। गिव अप। यू आर मोस्ट वेलकम, बट डू दैट्स शेयर। राइट। ओके, ये दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट ओके, अब मैं इस क्रॉसरोड्स। पे कुछ जी, जर्नलिंग करके तो फिर मैं शेयर करूँगी। अपने लिए भी और उनको मशवरा देने के लिए भी, ठीक है जी? वैलिडेशन नहीं भूलनी है। बिल्कुल नहीं भूलनी है। जो दर्द है उनका, उसको वैलिडेट करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उधर ही रुक जाना है। उसको वैलिडेट करके नाउ लेट्स ट्राई टू सी व्हाट इज़ इट दैट वी कैन डू, व्हाट इज़ इन आवर कंट्रोल। इस वक़्त हम क्या कर सकते हैं? वो जितना मर्ज़ी इस वक़्त छोटा लग रहा है ना, उससे मत फ़िक्र करें।
रास्ते पे चलने के नतीजे में अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़नी शुरू हो जाएँगी। दैट्स राइट। सही है। थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए आपके लिए, सबके लिए। आमीन, आमीन। मोइन साहब क्विक 2 कमेंट्स जी। फातिमा के स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर अगर मैं करूँ। एक तो पहली चीज़ ये कि जो एक फंडामेंटल रियलिटी है, जिस बिलीफ के साथ एम्पावर्ड ज़िंदगी हम खुद भी जी सकते हैं और दूसरों की एम्पावरमेंट में एक्चुअली हेल्प भी कर सकते हैं। वो ये होता है कि एवरीवन इज़ रिस्पांसिबल फॉर देयर ओन हैप्पीनेस। आई एम रिस्पांसिबल फॉर माइन। हुँ। और ये कहने में आसान है, बट फॉर अ लव्ड वन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली जब वो गुजर रहे होते हैं उस परेशानी से। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर तो हम दूसरे को ये रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, एंड आई डोंट मीन दिस नेगेटिवली, आई मीन दिस टेक्निकली, कि जब हम दूसरे को ये रिस्पेक्ट नहीं दे रहे कि उसको उसके जर्नी से गुजरने दे रहे हैं अकेले, तो हम शायद उसकी ग्रोथ में वो कंट्रीब्यूशन भी नहीं कर रहे जो हमें करनी चाहिए। हुँ। वो कॉमन सी मिसाल है ना कि वो जहाज में भी कहते हैं जी वो एयर प्रेशर कम होगा तो मास्क करेंगे, पहले अपना मास्क करेंगे, बिकॉज एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देमसेल्व्स, स्पेशली जब आप ग्रोन अप्स और एडल्ट्स की बात कर रहे हैं आपस में। बिल्कुल। दूसरा मशवरा जो एक मैं यहाँ पे दूंगा बहन को, वो ये है कि हम अपना वूंड अगर सिमिलर लगे हमें, तो हम जरा सा शायद एट टाइम्स, इस केस में जरूरी नहीं ऐसा हो रहा हो, लेकिन एट टाइम्स हम थोड़ा सा कंक्लूजन पे जंप भी कर जाते हैं, जबकि हमें पता है कि सेम एक ही वक्त में दो लोग जब सेम एक्सपीरियंस से गुजर होते हैं तब भी उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट होता है। फॉर देम इट्स वेरी डिफरेंट रियलिटी। तो ये अजम्पशन भी शायद परफेक्ट ना हो कि हुँ। यू नो आई नो व्हाट यू गोइंग थ्रू, आई हैव बीन देयर। सेम सिचुएशन से गुजरना हो सकता है, गुजरने यकीनन, और सिमिलैरिटी भी होगी, बट आई थिंक इस बात को भी मद्देनजर रखना जरूरी है कि फॉर एवरीवन इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, इट्स अ डिफरेंट रियलिटी। हुँ। जो तीसरी एक छोटी सी मैं जल्दी से कंट्रीब्यूशन करके आगे बढ़ जाऊंगा, फिर हम आगे चलते हैं पैनल की तरफ। वो ये कि फातिमा ने स्पेसिफिकली ये सवाल पूछा था कि अच्छा हाउ डू आई ब्रेक दिस साइकिल फॉर माई सेल्फ नाउ। तो उसमें एक छोटी सी टिप ये है कि स्पेशली अगर वो फील कर रहे हैं ना कि वो इससे निकल आई हैं, और वो सिमिलर सिचुएशन में थी भी, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ये एक अल्लाह ताला ने जिस तरह इनको मौका दिया अपने सर्टेन मसल्स ग्रो करने का, अब शायद इनके हस्बैंड को मौका मिल रहा है। तो मेरा मशवरा सिर्फ होगा कि जरा सा नजर आगे पे रख लें और हैव फेथ इन। तो यू नो जिस तरह आपको अल्लाह ताला ने ये ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दी एंड यू केम आउट इन अदर साइड मच स्ट्रॉन्गर माशाल्लाह, एंड यू आर फीलिंग वेरी कंफर्टेबल नाउ कि हाँ मैं ऐसी होती थी अब मैं नहीं हूँ, हुँ। अब उनका जर्नी होगा। तो हैव फेथ इन द फैक्ट कि इट विल इवेंचुअली कम आउट टू बी समथिंग वेरी गुड। और वो एक और वो अभी से यू नो इवन यू कैन स्टार्ट सेलिब्रेटिंग इंटरनली दैट, एंड सडनली आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। और मेरी अंडरस्टैंडिंग अभी तक की और ट्रेनिंग ये कहती है कि बिकॉज शी हैज सच एन इम्पोर्टेंट रोल इन हर हस्बैंड्स लाइफ, कि अगर इनकी आउटलुक इस मामले में पॉजिटिव हो जाएगी, इनकी आउटलुक इस मामले में एक्सेप्टिंग हो जाएगी कि हाँ ये जो भी हो रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बिल्कुल ठीक हो रहा है। जैसे आपने भी कहा कि अल्लाह ताला का मेरे हाथ से निकला हुआ मामला, इस मामला भी अल्लाह ताला के हाथ में, तो अल्लाह ताला ने अगर संभाल लिया मामला तो फिर तो हम वैसे ही। So हुँ। if that outlook, she starts looking at things, maybe she'll start feeling a little better immediately, as well as she will start feeling that she's contributing a lot more to her husband's journey, inshallah. बाकी दुआएं आप लोगों के साथ हैं इंशाल्लाह, अल्लाह ताला इंशाल्लाह। जल्द से जल्द इस से गुजार दे मरहले से आपको, एंड यू कम आउट द अदर साइड। इंशाल्लाह। जी शगुफ्ता, आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी। जी, मैं ये पहली दफ़ा लाइव सेशन में आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ। अ, मैं वेलकम जी। सुनती रही हूँ पिछले कुछ मंथ से, तो मेरा क्वेश्चन सबकॉन्शियस से रिलेटेड है कि जैसे मैंने सुना है कि हमारी लाइफ की जो फर्स्ट 7 इयर्स होते हैं, उसमें हमारा सबकॉन्शियस जो है प्रोग्राम हो जाता है। तो
अगर जैसे कोई एंग्शियस पर्सनैलिटी अगर शुरू से ऐसे हो, एंग्शियस रहने की आदत हो जाए, तो हमारा सबकॉन्शियस फिर वो क्या ऐसे कि मतलब कि ऑटो पे जैसे चला जाता है और वो खुद ब खुद एक्टिव वैसे ही फीलिंग एंग्शियस होने लग जाते हैं। राइट। तो क्या अगर उसका रीप्रोग्राम हमने अगर करना है तो लैंग्वेज मैटर उसमें करती है कि जैसे गाइडेड मेडिटेशन करना चाहें या हिप्नोसिस जैसे होता है वो करना चाहें कि अगर हम डाटा स्लीप में चले जाएं तो हम सबकॉन्शियस हमारा एक्टिव हो जाता है और हम अब उसको रिप्रोग्राम कर सकते हैं। तो लैंग्वेज मैटर करती है इसमें कि जैसे अगर मैं इंग्लिश में सेल्फ मेडिटेशन सुनूंगी तो मेरे सबकॉन्शियस पे उसका असर होगा कि अगर मेरी प्रोग्रामिंग डिफरेंट लैंग्वेज में हुई हुई है और मैं हिप्नोसिस या मेडिटेशन डिफरेंट लैंग्वेज में अगर करूंगी तो डज लैंग्वेज मैटर? It does matter, but ultimately it is the constructions in your mind. वो जो सबकॉन्शियस भी जो इस वक्त जिस जगह पे खड़ा है ना, या जिस जगह पे खड़ा होता है, ये बात इटसेल्फ जो है कि वो प्रोग्राम हो जाता है, इसके अंदर एक नौइयत की डिसएम्पावरमेंट भी है। यानी मेरे और वो जो कुछ होता है उस वक़्त तो मेरी को बहुत कॉन्शियस लाइफ़ भी नहीं होती। मैं ये भी नहीं कर रहा होता कि मैंने ठीक सोचना है, मैंने पॉज़िटिवली लेना है चीज़ों को। जिस तरह से जो परसेप्शंस बन रही होती हैं, जिस तरह से लोग बात कर रहे होते हैं आस-पास, मैं उसी को पिक कर रहा होता हूँ। So the problem with that is that it is a totally disempowered mindset, या एक theory जो है, पैराडाइम जो है, वो डिसएम्पावरमेंट की तरफ लेके जा रहा है। मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा कायल नहीं हूँ जी। मैं ये समझता हूँ कि इंसान के अंदर ये गुंजाइश है। इसमें लैंग्वेज मैटर इस हद तक करेगी कि मिसाल के तौर पर हर लैंग्वेज की अपनी एक कॉनोटेशन है ना, जो हमारे ज़हन में है। हम हर वर्ड को, मिसाल के तौर पर मैं अगर ये कहूँ कि मेरे लिए एंग्ज़ायटी का वर्ड जो है उर्दू में फ़ौरन ट्रांसलेट करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है बिकॉज़ ऑफ़ माय एक्सपोज़र टू लैंग्वेज। तो मैं अगर अंग्रेज़ी में सुन रहा हूँ तो मैं अपनी एक एक नौइयत के एक लिमिटेड लेवल पे कम्फ़र्ट ज़ोन में ही खड़ा होके सुन सकता हूँ और वही समझूँगा कि जो मैं कर रहा हूँ। लेकिन ये अपनी जगह पर ये अप्रोच वही है, डीप साइकोलॉजी की अप्रोच है ये, कि इधर से किया जाए। मैं जिस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझता हूँ वो ये कि असल में हमारा कॉन्शियस माइंड जो है, कॉन्शियस माइंड, उसकी रेपिटेटिव प्रैक्टिसेस जो हैं वो हमारी सबकॉन्शियस को ही बिल्ड करती हैं। मिसाल के तौर पर आपने जिस तरह से अपने बचपन के इंस्टेंसेस को, अपने बचपन के सिचुएशंस को अभी तक इंटरप्रेट किया है, उसको अपने ज़हन में देखिए कि क्या और भी कोई उसकी इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं। इफ़ यू रिमेंबर दोज़, एक तो वो चीज़ें ना जो बस आपके ज़हन में है कि मेरे अंदर ये फ़ियर है, अनलेस यू गो थ्रू अ हिप्नोसिस, वो आप तक वो शायद सामने भी ना आए। लेकिन एक और चीज़ भी है, यानी व्हाटएवर यू आर डूइंग कॉन्शियसली अगेंस्ट योर हैबिट्स, फॉर इंस्टेंस डिस्कम्फर्ट में आने को आप तैयार हैं, इसके लिए मिसाल के तौर पर इफ़ यू हैव अ फ़ियर फॉर समथिंग, तो क्या आप उस फ़ियर को फ़ेस करने के लिए तैयार हैं? आप 1, 2, 4 दफ़ा करेंगे, तो आपके अंदर वो फ़ियर की इंटेंसिटी कम होनी शुरू हो जाएगी। उस एंग्ज़ायटी के लिए, जिस वक़्त आप उस एंग्ज़ायटी को फ़ील कर रहे हों कि जो आपके लिए पहले अनबेरेबल महसूस हो रही थी, थोड़ी देर के लिए उसके बारे में ये क्वेश्चन्स पूछें कि अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा? लेट मी ट्राई टू फाइंड आउट। वो बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट को हमने पिछले दिनों में डिस्कस किया था, उसको करके देखते हैं एट अ वेरी सेफ लेवल। ये जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं ज़िंदगी के, ये हमारी सबकॉन्शियस के अंदर खुद उसको मैनिपुलेट भी कर देते हैं। और यानी आप यूँ समझ लें कि कॉन्शियस माइंड जो है, उसकी रेपिटेटिव प्रैक्टिसेस जो हैं, वो हमारी सबकॉन्शियस को चेंज भी करती हैं। ये बात कि वो बन जाता है और फिर वो एक जगह पे मुतहज्जर हो जाता है, मैं इसको ठीक नहीं समझता हूँ। यानी हम अपनी आदतों को, अपने फ़ियर्स को, मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जिन्होंने 40 साल की उम्र में अपने फ़ियर्स को ओवरकम किया है, बाज़ फ़ियर्स को कि जो बचपन से थे, और अपनी एंग्ज़ायटीज़ को ओवरकम कर लिया है। तो इसलिए ये बात तो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगती। ये मेरे तजुर्बे के भी ख़िलाफ़ है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के भी ख़िलाफ़ है। यानी जी, आप जिस एक चीज़ वो को ठीक न्यूरो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर कैरोलिन लीफ, हुँ, उनके मुताबिक हम चेंज कर सकते हैं। मैं उस जी। थ्योरी को मैं नहीं कर रही एंडोर्स कि हम नहीं चेंज कर सकते हम। इसीलिए मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अगर हम रीप्रोग्राम करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर लैंग्वेज उसमें मैटर करती है कि जैसे सेल्फ टॉक अगर हम कर रहे हैं, जी, जी, तो अगर हम सेल्फ टॉक इंग्लिश बड़ा में मैटर करेगी। वो लैंग्वेज लैंग्वेज इट इज़ नॉट उसका जो असर है ना, लैंग्वेज का जो असर है, वो इट इज़ मोर ऑफ अ क्वालिटेटिव काइंड। ठीक है? यानी मिसाल के तौर पर आप अगेन जिस तरह मैंने अभी बताया
कि आप ज़्यादा मसला आपका फ़ोकस कंसर्न्स पे है या आपका फ़ोकस सॉल्यूशंस पे है? आपका कंसर्न्स पे है या अपने कंट्रोल और इन्फ्लुएंस पे है? ये वाली जो लैंग्वेज है ना, क्वालिटेटिवली ये आपके उस पर असर डालना शुरू कर देगी। लेकिन मिसाल के तौर पर आप उर्दू में बात कर रहे हैं, अंग्रेज़ी में कर रहे हैं, इससे मतलब पड़ेगा फ़र्क, अपनी वोकैब्युलरी और उसकी जो लिमिट्स हैं हर लैंग्वेज की, उसके लिहाज़ से फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा वो। फ़र्क जिस लैंग्वेज का पड़ता है, वो ये पड़ता है कि आप मिसाल के तौर पर आर यू मोर पॉज़िटिव? अगर एक चीज़ आपको धोखा हो गया किसी जगह पे, यानी मैंने किसी एक दफ़ा ये कहा था कि बजाय ये कहने के कि ये आदमी झूठा है, अगर ये कहा जाए कि इस आदमी को मेरे साथ सच बोलने में मुश्किल होती है, तो इसमें मेरा भी एक रोल बन जाता है। नाउ आई हैव टू सी व्हाट आई कैन डू, ठीक है? सो दीज़ आर द सटल एस्पेक्ट्स कि जो हमारी हमारी जो लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं, उससे हमारी ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ता है। इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है। लेकिन इसका क्योंकि मतलब ये मेरी नहीं कि पर्सनैल जी जी, मेरी पर्सनैलिटी मुझे एंग्ज़ायटी है, लेकिन अब पहले मुझे पल्पिटेशंस होती थी बहुत ज़्यादा, वो अब कंट्रोल हो गई हैं। फ्यू ओके, मंथ्स से अब मैं ये फ़ील कर रही हूँ कि जैसे सोते हुए रात को मुझे स्लीप इश्यूज़ इसलिए भी हो रहे होते हैं कि मुझे लग रहा होता है कि मेरा सबकॉन्शियस एक्टिव रहता है, सोते हुए भी मेरा माइंड एक्टिव रहता है, जिसकी वज़ह से मेरी वो स्लीप क्वालिटी जो होती है वो अच्छी उस तरह से नहीं होती। राइट। तो ये मैं अपनी आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रही हूँ कि मुझे अपनी जैसी टेम्पल्स होती हैं, मुझे इसमें वो बीट पल्स रेट जैसे होता है वो फील होने लग जाता ओके, है रात ओके। के टाइम में जब मैं सोने की कोशिश आप ये करती हूँ। बताइए दिन और में क्या होता है? हाउ इज़ योर डे? रात के टाइम पे जिस वक़्त आप रेस्ट कर रही होती हैं, ये तो एक चीज़ है ना। ये बताइए कि जब जिस वक़्त आप कॉन्शियस होती हैं, तो ज़्यादा किस चीज़ का ख़्याल रख होता है आपके ज़हन में? इज़ इट अगेन अगर हम उसमें आएँ, इज़ इट योर सर्कल ऑफ कंसर्न और योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल? मैं मोस्टली सर्कल ऑफ कंसर्न्स में रहती हूँ। तो आप उसको कॉन्शियसली चेंज करें पहले, आपकी रात भी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। यानी अब मैं जो चीज़ मुझे अर्ज़ कर रहा जी, हूँ जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, सोशल एंग्जाइटी कह लें इसको, क्या है कि मुझे पल्पिटेशन स्टार्ट हो जाते हैं कि राइट। मैं अगर जी, तो ये मैं अपनी प्रॉब्लम पहले बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो गई, सिवियर होती जा रही है टाइम के साथ, तो मैं इसको इसको फिक्स करना चाह रही थी इसलिए। जी, जी। और इसको फ़िक्स करने का सबसे इम्पोर्टेंट मसला तो ये है कि सबसे पहले तो एक नतीजे के ऊपर पहुँचे। यानी यहाँ पर अगर लेट्स से कोई मेरे से वर्ड स्लिप हो जाती है, कई दफ़ा हुई भी हैं, बहुत बड़ी-बड़ी भी हुई हैं, बड़ी गलत बात भी हुई है, अगले दिन आके फिर मैंने कहा कि नहीं मैंने जो कल बात कही थी वो ठीक नहीं थी, ये सब कुछ हो जाता है। तो इसके नतीजे में कुछ नहीं होता। वी ऑल मेक मिस्टेक्स। हम फॉलेबल ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमसे गलतियाँ होनी हैं। हम अपने अल्फाज में, अपने क्वेश्चंस की फ्रेमिंग में कमज़ोरियाँ दिखा देंगे। ये सारी चीज़ें हम इसको मान लेते हैं और इसके बाद हमने हिम्मत करके काम करना है। अक्सर लोग जो यहाँ बैठे होते हैं, मतलब कि हमने कई दफ़ा ये बात की कि देयर आर ओनली व्हाट 5 टू 10% पीपल हू जनरली टॉक। देयर मे बी अ लिटिल मोर, यहाँ पे नंबर इतने कम होते हैं कि लेट्स से 20-25% पीपल टॉक, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट टॉक। तो इसमें शेयर करने में लोगों को थोड़ी सी एंग्जाइटी हो सकती है, बट गेट रिड ऑफ दैट एंग्जाइटी बाय डूइंग इट मोर ऑफन। ये मैं जो आज क्वेश्चन आपसे कर रही हूँ, मैं लास्ट 3-4 वीक से कोशिश कर रही हूँ। मैं हैंड रेज़ करने का मुझ में वो नहीं हो रहा होता था, लेकिन आज मैंने हिम्मत करके तो अब देखिए मैं ये पूछना आपने चाह रही थी आपसे। अपने फियर को फेस किया है, ये अपने आप को डिस्कम्फर्ट में डाल दिया है, ठीक है? और इस डिस्कम्फर्ट से जब आप पड़ गई तो आपको पता चला कि नहीं इतनी बुरी हालत तो नहीं है जितनी मैं सोच रही थी, इतना मुश्किल तो नहीं था, ठीक है ना? यानी द फियर दैट वी हैव इज जनरली लेस देन द रियलिटी दैट वील हैव टू फेस। जब वो वक्त आएगा तो पता चलेगा कि वो इतना बड़ा मसला नहीं है जितना है, हम उसको बहुत बड़ा बना लेते हैं। वही जो मैंने अभी गुजारिश की कि हम मच्छर को घिस घिस के हाथी हाथी बना लेते हैं अपने जहन में, वो उस घिसने को ख़त्म कर दें। यानी रूमिनेशन को, इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आपके ज़हन में हैं वो। मैंने एक दफ़ा ज़िक्र किया था 3 मिनट ड्रिल फॉर फोकस। वो अगर आपको नहीं मिले तो मुझे आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको आर्टिकल भी और जो उसका सेशन भी है, अगर वो आ गया हुआ है, तो मैं आपको भेज दूँगा। आपने उस ड्रिल को करना है और अगर उसको करने में मुश्किल हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ उस वक़्त प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करूँगा। यानी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये एबिलिटी डेवलप करना है कि जो चीज़, जो सोच मेरे फ़ायदे की नहीं है, उस सोच को मैंने रोक देना है, इमीडिएटली रोक देना है।
यानी मिसाल के तौर पर एक सवाल है करने वाला और मेरे ज़हन में 10 चीज़ें आ रही हैं कि अगर ये हो गया, अगर ये हो गया, अगर ये हो गया, वो चीज़ें जब होंगी तो देखेंगे हम। कुछ नहीं होगा, कोई क़यामत नहीं आएगी। किसी चीज़ से ऐसा नहीं होगा कि कंप्यूटर एकदम ब्लास्ट ऑफ कर जाए या फ़ोन फट जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वी कैन जस्ट लेकिन रात के ट्राई इट टाइम आउट। में मैं सोच तो नहीं रही होती, मैं सो रही हूँ तो फिर भी मुझे ये फीलिंग्स ये मेरी कैसे ठीक हो सकती हैं? ये कि मैंने ये मेरी आपसे गुज़ारिश फीलिंग्स की खत्म हो जाए? अपनी कॉन्शियस एफर्ट से दिन के टाइम को ठीक करें, रात के टाइम पे इफ़ेक्ट करना पड़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप ये जो 3 मिनट ड्रिल है ना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगी तो ये आपकी रात को ही बहुत बेहतर करेगी, इंशाल्लाह। यानी व्हेन यू स्लीप, व्हेन यू लाई डाउन, तो आप देखेंगे कि आपको बेतहाशा ख़्यालात आने लग पड़ेंगे। दिन में ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, ऑल दोज़ थिंग्स। सो व्हाट यू स्टार्ट डूइंग इज़ फोकस ऑन योर माइंड। वही जो 3 मिनट ड्रिल है एक दो उसको देख लें, उसको प्रैक्टिस करके देखें, रात को प्रैक्टिस करते हुए सोएं। मुझे बहुत उम्मीद है कि इसका असर बहुत डिलेड नहीं, डिले सिर्फ इतना ही होगा कि आप वो 3 मिनट ड्रिल फोकस करके करें, इतना ही होगा। ओके। ठीक है जी। क्योंकि और यहाँ ये पे कोई डॉक्टर्स मेडिटेशन के नहीं पास है, जाएँ तो जी, ये कोई मेडिटेशन नहीं वो है, ये सिर्फ माइंड कंट्रोल है। ठीक है जी, मैंने कंट्रोल करना है अपने ज़हन को, उसको अपनी मर्ज़ी से जो मैंने सोचना है वो मैं कहूँगा कि मेरा ज़हन सोचे, ना कि अपनी मर्ज़ी से 10 चीज़ें और सोच दे। मैं मेडिकेशंस को अवॉइड करती हूँ क्योंकि यहाँ पे वो स्लीपिंग पिल्स होती हैं या एंग्जायटी से रिलेटेड अच्छा मेडिकेशंस करती हैं, होती हैं। बहुत अच्छा करती हैं। जी। आई आई वुड आई वुड रिकमेंड दैट वेरी स्ट्रांगली कि मेडिकेशन में ना जाएँ। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ये एबिलिटी रखी हुई है कि हम अपने आप को इस चीज़ से निकाल सकते हैं। उसको स्ट्रेंथन करें, वो आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद होगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम जी। जज़ाकल्लाह। मोहित साहब, क्विकली अगर मैं कुछ कमेंट्स करूं इस पे, क्योंकि बहन ने अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड का तज़किरा कर दिया, वो खास तौर पे मेरे इंटरेस्ट का भी और ट्रेनिंग का भी हिस्सा रहा है रिसेंटली। तो चंद कमेंट्स उसमें। एक तो ये कि जस्ट टू सेकंड व्हाट मोहित साहब जो भी कह रहे थे ना, हमारा अनकॉन्शियस माइंड इन्फिनिटली पावरफुल होता है और वो 24 घंटे वैसे ही जागता रहता है। हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारे हर बॉडी फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारी जो सांस चलती रहती है, हीलिंग होती रहती है, जो इतने कॉम्प्लेक्स बॉडी फंक्शंस हैं जो आपके रेम स्लीप में खास तौर पे बॉडी करना शुरू कर देती है, वो आपका अनकॉन्शियस माइंड ही संभाल रहा होता है। जो इसमें अमेजिंग तरीन बात है वो ये है कि ये सारी जिम्मेदारियां जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड इतने जबरदस्त तरीके से हर वक्त फुलफिल कर रहा होता है, ऑन जॉब होता है, उसी तरह उसी चाबकदस्ती से वो हमारे कॉन्शियस माइंड के आगे हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, वो उसके ताबे है। उसके प्राइम डायरेक्टिव्स में ये बात होती है कि कॉन्शियस माइंड के वो रिपोर्ट करता है, उसका बॉस होता है कॉन्शियस माइंड। जहां पे मामला थोड़े से हमारे लिए ट्रिकी हो जाते हैं वो ये होता है कि कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड मोस्टली सेम लैंग्वेज नहीं बोलते, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उनका जिंदगी का हमारे लिए हमारी जिंदगी में उनका मकसद मुख्तलिफ रखा हुआ है। तीन मैं आपको चीजें हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, इसको अगर आप जहन में रखें तो आसानी पैदा करेगी ये, कि हम अपने अनकॉन्शियस माइंड से अगर हमने कम्युनिकेट करना है तो उसमें हमें इन तीन दीज आर थ्री पिलर्स जिस पे वो कम्युनिकेशन खड़ा होता है। हमारे अनकॉन्शियस माइंड को सिर्फ और सिर्फ क्लियर मैसेजेस समझ में आते हैं। वो आप समझे जैसे आप एक 3 साल या 4 साल के बच्चे से बात करते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड बात समझ में नहीं आती, तो इट हैज टू बी वेरी क्लियर। दूसरा, आप फियरलेस होकर बात करना जरूरी है अपने अनकॉन्शियस माइंड से। तो जिस मामले में भी आप इस वक्त फोकस कर रहे हैं, जैसे अगर आप चाहते हैं कि जी सोते हुए आप एंग्जाइटी आपको महसूस ना हो, तो आप अपने अनकॉन्शियस माइंड से अपनी सोच में कम्युनिकेशन जो है उसको सबसे पहले बिल्कुल क्लियर करें और पॉजिटिव कर लें कि टुनाइट आई विल हैव अमेजिंग स्लीप, आज की रात मेरी बेहतरीन गुजरेगी। टेल दिस टू योर अनकॉन्शियस माइंड इसी तरह, और उसमें फियर फैक्टर निकाल के। और जो तीसरी चीज है वो है डाउट। अनकॉन्शियस माइंड जो है वो कंफ्यूजन, डाउट और दिस इज समथिंग दैट इट डजंट अंडरस्टैंड, वो उसको मिक्स मैसेज की तरह लेता है। ये तीन चीजें अगर आप जरा उस मैसेज में सेल्फ कॉन्वर्सेशन में, सेल्फ टॉक में रखें, और ये एक्सरसाइज जो मोई साहब ने बताई बड़ी जबरदस्त है, ये करें तो इंशाल्लाह आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि बहुत जल्दी यू विल फील अ लॉट बेटर। इंशाल्लाह। और एक चीज़ मैं और ऐड कर दूँ जी, 3 पे ये चौथी भी चीज़ ऐड करनी, डोंट गिव अ नेगेटिव स्टेटमेंट, ठीक है? दैट इज़ ब्यूटीफुल, इम्पोर्टेंट।
ब्यूटीफुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली। आपने हरगिज अपने अनकॉन्शियस माइंड को ये नहीं कहना है कि डोंट थिंक अबाउट दैट, आपने ये बताना है कि थिंक अबाउट दैट, यानी थिंक अबाउट समथिंग एक्स, बजाय ये कहने कि डोंट थिंक अबाउट वाई, यू टेल थिंक अबाउट एक्स। ऑलवेज दिस, एब्सोल्युटली। कीप दिस इन माइंड, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट वी, सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है हमसे कि हम अपने नेगेटिव नेगेटिव स्टेटमेंट्स जो हैं वो समझ में नहीं आएंगी उसे। आपने एक सफ़ेद हाथी के बारे में नहीं सोचना, अब ज़रा ना सोच के दिखाएं। जी। वैसे आसिफ ने ये चैट बॉक्स में पोस्ट कर दिया है लिंक 3 मिनट ड्रिल का, मोई साहब वाली। ठीक है जी, ये मैं थैंक यू। इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पोस्ट कर दूंगा फॉर ठीक एवरीवन। है। हाँ, ये ज़रूर ट्राई करें जी, प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। इसको करें और 3 मिनट लगेंगे, दिन में 4-5 दफ़ा करें, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसमें ये ज़हन में रखना है कि फ़ोकस असल में इसका ये नहीं है कि ज़हन में ख़्याल ना आए, ये नहीं है इसका फ़ोकस। इसका फ़ोकस ये है कि ज़हन में 50,000 ख़्याल आएँ, मैंने कॉन्शियसली उनको रोकना है। यानी एवरी टाइम आई गेट डिस्ट्रैक्टेड, आई विल ब्रिंग माय माइंड बैक। ये है जो फ़ोकस है। प्रैक्टिस ये है कि मैंने अपनी अनवांटेड थॉट को रोक देना है, ये है। इसको जितनी आप प्रैक्टिस कर लेंगे इंशाल्लाह ये ज़िंदगी में फ़ायदा देगी। ये जितने भी हमारे साथ डिस्कशंस होती है ना, आप अगर सोचेंगे, गौर करेंगे, तो ये सारी इनकी रूट बेसिकली जाके मिलती है इस चीज़ से कि हम वो चीज़ें सोच रहे हैं जिनको सोचने का फ़ायदा नहीं होगा। अक्सर औक़ात टाइम जो हमारा गुज़र रहा है, वो इस तरह से हो रहा है। फ़ायदेमंद सोच पैदा कर लें इंशाल्लाह। एक छोटी सी चीज मोई साहब, खासा हमने वक्त लगा दिया इसके ऊपर, लेकिन ये बड़ी अहम कुछ पॉइंट्स रेज किए थे बहन ने, इसलिए जो आपका एक मशवरा मुझे बहुत, जिसने डिफरेंस क्रिएट किया मेरे लिए, जो सीमिंगली उस वक्त शायद एक छोटी बात लग रही थी मुझे, लेकिन जब मैंने वो अमल किया उस पर तो बड़ा, वो था कि आपने मुझे सजेस्ट किया था कि सबसे पहले तो ये लेबल करना छोड़ दें जो भी इस वक्त ख्यालात हैं मेरे अपने बारे में। कि हुँ। मेरा उस वक्त ये ख्याल था कि जी मुझे एक्स प्रॉब्लम है, मुझे वाई प्रॉब्लम है, मैं जी, वाई जी। चैलेंज है, ये मेरी लिमिटेशन है, मैं ऐसा हूं, मैं इस मामले को ऐसे मैनेज करता हूं। तो ये जितने हमने फैसले कर लिए होते हैं, ये जो हमने लेबल्स लगा लिए होते हैं, उनको हमें थोड़ी देर के लिए बलाए ताक रखते हैं। थोड़ी देर के बिल्कुल, लिए उसको इग्नोर करके ये एक्सरसाइजेस करें, और बिल्कुल, हम वापस जा सकते हैं कभी भी, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए हम बिल्कुल, भूल जाएं कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, दैट मेक्स सच अ रिमार्केबल डिफरेंस कि आई थॉट कि जरूरी है मैं दोबारा मेंशन कर दूं इसी कॉन्टेक्स्ट में। बिल्कुल। थैंक जी, यू जी। अदनान आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, मैं तो कंटिन्यू करना चाह रहा था जो लास्ट वीक मैं एक एक पॉइंट पर बात करना चाह रहा था। तो मगर मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि जिस इश्यू पर मैं बात तवज्जो दिलाना चाह रहा था, उसके लिए मुझे कुछ कॉन्सेप्ट का सहारा लेना है। सो आई थॉट अबाउट इट कि वो कॉन्सेप्ट मैं इस सेशन में बयान कर दूँ, क्योंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी। तो फिर होपफुली नेक्स्ट सेशन में मैं उसको एज़ अ टूल यूज़ करते हुए उसके ऊपर हाइलाइट कर दूँ। तो मेरा प्रोफेशनल लाइफ में एक कॉन्सेप्ट से काफ़ी ज़्यादा रहा है कांटेक्ट, वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की फील्ड बेसिकली। सो ऑडियंस के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को अगर मैं आसान अल्फाज में बयान करूँ तो ये है कि किसी भी एक्स प्रोजेक्ट को आप कैसे मैनेज करते हैं। और अगर मैं कौन प्रोजेक्ट को आसान लफ्ज़ों में बयान करूँ, वो ये है कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं जिसका एक कोई स्टार्ट पॉइंट है और एंड पॉइंट है, और इस दौरान आप कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं। वो अचीव करने के लिए ये कोई आप मेज़ बना रहे हो सकते हैं, आप खलाई जहाज़ बना रहे हो सकते हैं, या आप कोई स्किल भी डेवलप कर रहे हो सकते हैं। सो ये इन अ नटशेल प्रोजेक्ट है जिसको आप मैनेज करते हैं, कैसे बेहतर मैनेज करते हैं, बहुत मतलब वसी फील्ड है। उसके अंदर प्रोजेक्ट को मैनेज करते हुए एक सब सेक्शन है जिसको हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। इसको मैं ज़रा चाहूँगा कि जो लोग सुन रहे हैं वो तो तवज्जो से सुने, ताकि जब मैं फिर इसका इतलाक़ करूँगा तो मैं उसकी टर्म्स को रिलेट कर पाऊँ। अब रिस्क क्या है? रिस्क अनसर्टेनिटीज़ हैं बेसिकली। तो जब भी आप कोई अमल करते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं, कोई मूवमेंट क्रिएट करते हैं इन प्रोजेक्ट्स के दरमियान में या अपनी लाइफ़ में, तो वो पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है अनसर्टेनिटीज़ की।
अनसर्टेनिटीज इंसान के लिए हमेशा, या मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो फियर क्रिएट करता है जो हमें या तो अ, बहुत सी चीजें करने से रोक देता है, क्योंकि ये डर है जिसकी वजह से हम बहुत सी चीजें नहीं कर पाते हैं। तो ये रिस्क मैनेजमेंट ये बताती है कि इन अनसर्टेनिटीज को बेहतर तरीके से कैसे डील किया जाना चाहिए, ठीक है, टू गेट मोर अवेयर अबाउट इट। सही है। तो इसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। जब पहले तो कि आपने आइडेंटिफाई कर ली कि रिस्क है कोई भी अनसर्टेनिटी। अब स्टेप 1 ये रिस्क मैनेजमेंट ये बात करती है कि पहले जो आप अमल कर रहे हैं, यानी कि जो प्रोजेक्ट के पर हैं, स्किल डेवलपमेंट एज एन एग्जांपल, तो उसमें मुख्तलिफ एक्शन आप लिस्ट डाउन करेंगे कि मैं ये करूंगा, ये मैं करूंगा, और फिर उनसे रिलेटेड जो भी पॉसिबल अनसर्टेनिटीज रेस हो सकती हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर लें। स्टेप 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनसर्टेनिटीज, ठीक है। जब आपने वो अनसर्टेनिटीज आइडेंटिफाई कर ली, तो फिर आप उनको इवेल्युएट करते हैं। अब इवेल्युएशन के भी बहुत से मेथड्स हैं, मैं यहाँ पर बहुत ब्रीफ बात कर रहा हूँ, उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा। लेकिन स्टेप 2 में आप उसको इवेल्युएट करते हैं कि अच्छा इनका पॉसिबल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, पॉसिबल इफेक्ट क्या हो सकता है। बाज़-औक़ात आप उनको नंबर्स में कर सकते हैं, बाज़-औक़ात क्वालिटेटिवली कर सकते हैं, मगर दोनों मेथड है कि आप उसका इम्पैक्ट इवैल्यूएट करते हैं पॉसिबल, ठीक है? जब आप वो इम्पैक्ट इवैल्यूएट कर चुके होते हैं, वो लिस्टेड अनसर्टेनिटीज़ का, तो फिर एक चीज़ आप नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले एक चीज़ ये डिसाइड करते हैं कि क्या मैंने इन सारी अनसर्टेनिटीज़ को हैंडल करना है? या ये कर सकते हैं कि इसमें एक रूल होता है जिसको 80-20 रूल कहता है कि जो ज़्यादा अहम अनसर्टेनिटीज़ हैं, मैं उनको डील करूँगा, बाकियों के पास टाइम मिल जाएगा तो कर लूँगा या नहीं करूँगा। यानी कि 80% उनका नंबर कम है मगर उनका इम्पैक्ट ज़्यादा है, और कुछ का नंबर बहुत ज़्यादा है मगर उनका इम्पैक्ट कोई बात नहीं, हम उनसे डील भी कर सकते हैं। सही है? सो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि माइंड में क्लियर हो जाए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनसर्टेनिटीज, फिर उसके बाद उनकी असेसमेंट कि उसका इम्पैक्ट क्या है, फिर उसकी लिस्टिंग फ्रॉम हाई इम्पैक्ट टू लो इम्पैक्ट, और फिर एक लास्ट आती है स्टेज जब हम ये डिस्कस करते हैं कि अच्छा अब हम क्या स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इनको बेटर कंट्रोल करने की। अब यहाँ पर मैं अल्फाज का बहुत कॉन्शियसली इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वी आर टॉकिंग अबाउट अनसर्टेनिटीज। सो मैं ये लफ्ज नहीं कह सकता यहाँ पर कि वो मैनेज हो जाएंगी। मैं बात कर रहा हूँ कि हम उनको बेटर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सी स्ट्रेटजीज हैं, उनमें से मैं 2 स्ट्रेटजीज यहाँ पर रखना चाहूंगा, और वो है, एक को कहते हैं अवॉइडेंस और एक एक्सेप्टेंस। अवॉइडेंस स्ट्रेटजी ये कहती है कि अगर आपने जब इवैल्यूएट कर लिया उसकी पॉसिबल आउटकम, तो अब आप ये अंदाजा लगाएं कि क्या इसका जो इफेक्ट है, क्या मैं वो अपनी जिंदगी में या उस प्रोजेक्ट के हवाले से बर्दाश्त करने के काबिल हूं या नहीं हूं। अगर आप ये कहते हैं कि यार ये नहीं मैं कर सकता, मतलब मिसाल एक छोटी सी लूं कि अगर आप स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं और अनसर्टेनिटी में आप यहाँ तक पहुंचे हैं कि शायद हो सकता है कि मुझे अपनी स्लीप 1 आवर एवरी डे कॉम्प्रोमाइज करनी पड़े। अब आपने उसकी ये चेक किया कि नहीं ये तो नहीं मैं कर सकता, ये तो मेरी हेल्थ पे इफेक्ट करेगी और मैं ये कॉम्प्रोमाइज नहीं ले सकता। तो अवॉइडेंस स्ट्रेटजी ये कहेगी देन डोंट गो फॉर इट। इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट एक्सेप्टेंस स्ट्रेटजी ये कहेगी कि नहीं, मैं पहले ही 9 घंटे स्लीप लेता हूं तो कोई बात नहीं, 8 घंटे भी ले लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या मुझे कोई मसला नहीं, आई एम हेल्दी, 8 घंटे से भी कम हो रही है तो कोई मसला नहीं, मैं आई एम रेडी टू टेक ऑन दिस रिस्क। सो आप वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और अब आप आगे बढ़ते हैं। आखिरी बात कह के मैं आप आज के लिए बात खत्म करूंगा कि ये दोनों जब स्ट्रेटजीज हम इंप्लीमेंट करते हैं तो इसका एक आउटकम होता है, वो ये कि आपने केयरफुल इवैल्यूएशन के बाद एक डिसीजन ले लिया है और आप फिर आगे बढ़े। इन द एब्सेंस ऑफ ऑल दिस रिस्क मैनेजमेंट भी आप काम कर सकते हैं, मगर वो केयरफुल इवैल्यूएशन ऑफ दैट सिचुएशन नहीं होता, और फिर कई दफा वो बाद में जाके हमारे लिए फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है, या हमारे लिए या हम ये कहते हैं ओहो ये मैं कहाँ फंस गया हूँ, यानी कि आप शॉक में जा सकते हैं। ये करती है कि आपको शॉक से निकाल देती है, कम से कम शॉक से निकालती है, शायद फिर भी वही हो रहा हो जो हो रहा हो, ठीक है। सो ये मैं अभी रोकूंगा क्योंकि ये दैट्स टू मच फॉर नाउ, और मैं जिस पर इसका इतला करना है होपफुली नेक्स्ट सेशन में दोबारा इसके ऊपर बात करूंगा, इसको यूज करते हैं। थैंक तो यू।
आ जाइएगा नेक्स्ट सेशन में ज़रूर। जी, अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ज़फ़र की तरफ। वो हमें हमारा जो कैरेक्टर डेवलपमेंट सर्कल है उसके ऊपर अपडेट देंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हमारे पास अगर वक़्त बचा तो फिर हम जो हैंड्स रेज़्ड हैं खलील और फातिमा के उस तरफ आ जाएँगे। तो ज़फ़र आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। सर हमारे जो सेशंस हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो स्मूथली चल रहे हैं और जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था, लास्ट टाइम आपकी तरफ से एक राय आई थी, सजेशन आई थी कि हैंड रेज़ वाली नॉर्म को आप ट्राई करके देख लें कि विदाउट हैंड रेज़ शायद हायर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बंदा मूव हो और कुछ नई चीज़ें ट्राई करे। तो हमने उसको ट्राई किया है। मतलब वो जो नॉर्म थी ना कि हैंड रेज करके लाइन में आए, वो नहीं किया बल्कि हम स्मूथली उसको करने में कामयाब हुए हैं लास्ट सेशन। उसमें हैंड रेज को हमने प्रैक्टिस नहीं किया। और उसके बाद मुझ समेत बहुत सारे का फीडबैक यही था कि हमारे जितने भी सेशंस हुए हैं उनमें अगर टॉप क्वालिटी सेशंस निकाले जाएं तो सबसे सरफहरिस्त यही होगा जो हमारा लास्ट हुआ है। हमें नहीं पता कि इसको हम कंटिन्यू कर पाएंगे क्योंकि अभी हम ट्राई करते रहेंगे कुछ सेशंस और आप तक अपडेट भी लेते रहेंगे, लेकिन ये लास्ट सेशन बहुत ही जबरदस्त हुआ मतलब इस हवाले से। तो ये हमने ट्राई किया था सर, अभी मजीद कुछ सेशंस भी हम ट्राई करेंगे। अच्छा, अंडर कम्युनिकेशन वो जो गाइडलाइंस हैं, कन्वर्सेशन गाइडलाइंस हैं, उनके अंडर हमने नॉर्म्स को भी डिस्कस किया, जिसमें मेन जो पॉइंट डिस्कस हुआ हमारे सेशन में वो था प्राइवेसी कंसर्न्स। मतलब कुछ यूं हुआ कि हमारे ग्रुप के अंदर कुछ लोग किसी व्हाट्सएप ग्रुप लिंक के जरिए आ गए, तो हमें फिक्रमंदी हुई कि हमने लिंक कभी जनरेट इसका किया भी है या नहीं है। खैर वो बाद में थोड़ा सा पता चला कि शायद आपने हमारी इब्तदाई सेशंस में अपनी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक लगाया हो शायद, क्योंकि जो बंदा ऐड हो गया था वो नाइजीरियन था या कोई और था और वो उर्दू भी नहीं जानता था। और खैर वो बाद में पता चला वो अपनी कुरान पढ़ाता था तो उसकी मार्केटिंग के लिए आया था, मतलब उसने मैसेज भी भेजा, बाद में उसको रिमूव भी कर दिया गया। लेकिन ये साफ ज़ाहिर है कि एक कंसर्न था और जेन्युइन कंसर्न था सब लोगों की तरफ से। तो इसके ऊपर गुफ्तगू हुई और बहुत सारे पॉइंट डिस्कस हुए और हमने एक पूरी स्ट्रेटजी बनाई कि नए मेंबर्स को अब कैसे ऐड करना है। मतलब उसके लिए एक पूरी स्ट्रेटजी बनाई है, उसको जितना भी ह्यूमन लेवल के ऊपर हम सेव कर सकते हैं, जितनी हमारे पास नॉलेज है वो हम उसको उसको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह ताला। इस सब के बावजूद भी ये एक पब्लिक साफ ज़ाहिर के ग्रुप है, तो ये बात भी रखी गई कि इन तमाम प्राइवेसी जो कंसर्न्स हैं इसके ऊपर ह्यूमन लेवल के ऊपर सारी एफर्ट करने के बावजूद भी किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। हम एआई के दौर में रह नहीं पता, कुछ भी कोई चीज लीक हो सकती है, तो ट्रस्ट बना रहे और तो हम सबको ये असर करेगा, तो हमारे लिए ये कोई अच्छी चीज नहीं है। तो ये पॉइंट जो था ना सर डिस्कस हुआ, इसके ऊपर हमने पूरी अब स्ट्रेटजी बनाई है कि नए मेंबर को कैसे ऐड करना है, उसकी उससे कुछ एक क्वेश्चनर है, उसके साथ कोई मीटिंग है, एडमिन कर लें, ये इस किस्म की कोई चीज जब बाहमी वो कर ली है हमने। तो ये मेजर 3 पॉइंट्स थे था जो मैं आपके सामने आज रखना चाहता था कि हमने हैंड रेज को ट्राई किया है, हमारे बेस्ट सेशंस में से टॉप पे वो रहा है, मतलब जो लास्ट रहा है। दूसरा प्राइवेसी कंसर्न्स के ऊपर गुफ्तगू हुई है नॉर्म्स के अंडर, और नए मेंबर्स को ऐड करने की एक पूरी स्ट्रेटजी हमने बनाई है। बहुत अच्छा है जी, माशाल्लाह। बड़ी प्रैक्टिकल बातें हैं ये सारी, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। और ये जिसको आपने कहा ना ये पहला सेशन था और ये कामयाब रहा बहुत। इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है जिसको कहते हैं बिगिनर्स लक, ठीक है? तो दैट कैन आल्सो बी द केस। तो इसलिए इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा कोई हतमी चीज़ ना समझें। इंसानों का मामला है और इंसान जिस वक़्त इफ दे आर फीलिंग कंफर्टेबल दे विल बिहेव इन अ डिफरेंट वे। व्हेन दे आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, दे आर फीलिंग स्ट्रेस्ड, दे विल बिहेव इन अ डिफरेंट वे। तो इसलिए इसमें अप्स एंड डाउन्स आने हैं,
जो चीज़ आपने देखनी है वो ये कि लॉन्ग टर्म बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो बिगिनर्स लक पे भरोसा ज़्यादा ना करें। अक्सर ट्रेडर्स जो है ना वो इसकी वजह से मार खा जाते हैं। उनका ख्याल है कि जिस तरह मेरी पहली ट्रेड ने मुझे फ़ायदा दिया है, बाकी सारी ज़िंदगी भी ऐसा ही होना है। तो रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू दुरुस्त जी। फरमा रहे हैं सर, ये टर्म राइट। से तो अभी हम वाकिफ हुए जब आपने बताया, लेकिन इस एस्पेक्ट पे हमने गुफ्तगू की है जब इवन के हम ग्रुप के अंदर मैसेज भी कर रहे थे, तो हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्योंकि हम कुछ ट्राई करेंगे अभी कुछ सेशंस, देखेंगे कि चल कैसे, क्योंकि हाँ, नहीं, मकसद नहीं, तो है ना ज़रूर। उसको स्मूथली चलना चाहिए, उसको बिल्कुल, चलना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। बहुत अच्छा जी। थैंक यू वेरी मच सर। एंड डोंट बी अफ्रेड ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग। ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी। ज़िंदगी को अच्छा एक्सपीरियंस जी सर, बनाना चाहिए, करते रहते हैं। इंशाल्लाह। ठीक, थैंक यू सर। जी, फातिमा आप अनम्यूट कर लीजिए, हम आखिरी 7 मिनट्स में एंटर हो गए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है कि ये जो हम टेक्निक्स पढ़ रहे हैं सारी और ये जो एक मेथोडोलॉजी है प्रॉब्लम्स को अप्रोच करने की, ये मुझे कभी-कभार लगता है कि बहुत ही ज़्यादा जैसे हाईली फंक्शनिंग बहुत रैशनल लोगों के लिए है। तो व्हाट टू डू व्हेन समबडी इज़ लाइक ड्राउनिंग इन इमोशंस और अभी उससे बस बिस्तर से भी नहीं उठा जा रहा, तो उसने जर्नल क्या करना है? राइट। मतलब उसको सुबह वॉक पे जाना था, वो वॉक पे भी नहीं गई बिकॉज़ यू नो ही और शी इज़ फीलिंग सो डाउन। उन मोमेंट्स में जब इमोशन ने बिल्कुल आपको टेक ओवर कर लिया है, तब क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? बिकॉज़ ये सारी स्ट्रैटेजीज़ तो मुझे लगती है कि आप तब अप्लाई करोगे जब कुछ तो मतलब स्टेबिलिटी है। इतना तो है ना कि आप पेपर पेंसिल पकड़ के कुछ जर्नल कर सको। बट उससे पहले व्हेन यू आर लाइक कंप्लीटली uh, under the influence of your emotions, तब क्या किया जाए? ये सिचुएशन मतलब एक नॉर्मल सिचुएशन है ये, या ये कभी-कभी आती है ज़िंदगी में? कुछ लोगों के अंदर ये कभी-कभी रहती है, ठीक है? जिनके अंदर यस कभी-कभी ये आती है तो फिर तो असल में कोई वाक़या हुआ है, और ये तो ज़िंदगी में हो ही जाएगा, ये तो हर एक के साथ हो जाएगा कि आदमी जो है वो किसी वक़्त ड्राउन कर जाएगा, सेंसिटिव ज़्यादा हो गया है वो किसी चीज़ के बारे में, ज़्यादा बड़ी मुश्किल आ गई है। बट अगर एक आदमी को जनरल लाइफ में ये इशू है, ये उसने ट्रेनिंग की हुई है कि मैंने अपने आप को ठीक करना है, तो वो जो एक नॉर्मल टाइम है, ग्रीफ का कह लें आप उसको, डिस्टर्बेंस का कह लें, वो गुजारने के बाद वो नॉर्मल अपनी रूटीन में आ जाएगा। लेकिन अगर ये चीज़ जो है ये क्रॉनिक सिचुएशन है, एक आदमी हर वक्त यही करता रहता है, तो फिर ये एक सीरियस इशू है, उसको फिर ठीक करने की ज़रूरत है। यानी फिर अपने आप को कंट्रोल की कमी है फिर। इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। एक वाक़या ऐसा हो गया कि जिसके अंदर एक आदमी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, दैट कैन हैपन विद एनीवन, एंड वी हैव टू सॉर्ट ऑफ गिव सम टाइम, और आहिस्ता-आहिस्ता उसको वैलिडेट भी करने की ज़रूरत होगी, सब कुछ होगा। लेकिन एक आदमी क्रॉनिकली इसी स्टेट ऑफ माइंड में रहता है, मैं मेरे करने क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कुछ करूँ या ना करूँ। तो ये असल में इस स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करने की ज़रूरत है। पहली सिचुएशन में स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ उसको वो टाइम चाहिए कि उसकी फीलिंग्स नॉर्मलाइज़ हो जाएँ। इन दोनों में फ़र्क करने की ज़रूरत है जी, बड़ी इम्पोर्टेंटली। मैं बात वाज़ेह कर सका हूँ जी? जी, मुझे ये समझ आई है कि एक शख्स के साथ मतलब ऐसे हो रहा है कि उसके साथ ये इतना फ्रीक्वेंटली नहीं होता लेकिन कभी-कभार हो भी जाता है। राइट, राइट, और राइट, बट कोई क्रॉनिक इश्यू नहीं है कि वो ऐसी राइट, स्टेट में ही रहता राइट, हो। अप्स एंड एग्ज़ैक्टली, डाउन्स होते हैं। बिल्कुल, लेकिन एक शख्स ऐसा है कि जिसके साथ ये एक क्रॉनिक इश्यू है कि वो नहीं अपने आप को इस तरफ ला पा रहा कि अ, सॉल्यूशन निकालना है या मैं जर्नल करता हूँ, मैं ऑप्शंस देखता हूँ। राइट। तो तो उस शख्स के लिए क्या मेथोडोलॉजी होगी जिसका ये क्रॉनिक प्रॉब्लम बन गया है? नहीं, उसको तो सबसे पहले इस जगह पे खड़ा करना पड़ेगा कि कुछ ज़िम्मेदारियाँ अदा करनी पड़ेंगी। यानी आपको दिल कर रहा है, नहीं कर रहा है, मुझे उठना पड़ेगा, और इसमें बड़ी अच्छी तरबियत कर देती है नमाज़ ही, अगर उसी को शुरू कर लें ना, कि मैंने ये अपने लिए एक आदत डाल लें कि जिस वक़्त अज़ान की आवाज़ आई तो मैंने खड़े हो जाना है। नो मैटर हाउ आई फ़ील, नो मैटर व्हाट आई फ़ील, no matter what am I doing, I will just stop my work and stand up, unless
ऑफ कोर्स इस तरह की कोई सिचुएशन है कि मेरी कोई कमिटमेंट है और उसमें मैं आया हुआ हूँ, तो अब मैं क्योंकि एक रेंज है नमाज़ की, तो एज़ सून एज़ आई एम फ्री आई विल डू इट वेदर आई फील गुड अबाउट इट और नॉट, आई विल डू इट। ठीक है? यानी मेरी ज़िंदगी की बेसिक आज़माइश, ये जो क्रॉनिक इश्यू है, इसमें तो ये समझ लें कि इंसान ये समझ रहा है कि ये दुनिया जो है ना, ये मुझे अपनी ख्वाहिशात पूरी करने की जगह है, और इस बुनियादी माइंडसेट में गलती है। दुनिया ख्वाहिशात पूरी करने की जगह नहीं है। ठीक है? दुनिया ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने की जगह है, ख्वाहिशात पूरी होने की जगह आखिरत है। हो जाएगी, यहाँ पे कुछ ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं, वो बस किस्मत की बात है कि कौन-सी हो जाए और कौन-सी ना हो। ये बात कि मुझे इस वक़्त मैं थका हुआ हूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा नमाज़ पढ़ने का, मुझे उठना है, नमाज़ पढ़नी है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। इसी चीज़ को अब मैंने ज़िंदगी पे फैलाना है। मेरी कुछ कमिटमेंट्स हैं, कुछ अपने बच्चों के साथ हैं, कुछ अपनी अपनी अहलिया के साथ हैं, कुछ अपने दोस्तों के साथ हैं, कुछ आपके साथ हैं। कई दिन ऐसे होते हैं जब दिल नहीं कर रहा होता कि आज आज यार मूड नहीं, काम कर रहा हूँ, कोई चीज़ पढ़ रहा हूँ, दिल करता है कि वो पढ़ता रहूँ। दिल कर रहा है क्या मतलब है? एक कमिटमेंट है, लोगों के साथ की हुई कमिटमेंट है, दिल करता रहे फिर। दिल को एक साइड पे रखना पड़ेगा। एक तो इस माइंडसेट को इधर से अप्रोच करने की ज़रूरत है, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसको ग्रेजुअली, यानी स्टार्टिंग विद लेट्स से प्रेयर, टेकिंग अप वन मोर स्टेप, एंड देन वी ब्रिंग टू द फैक्ट दैट इट इज़ वो जो कल बात हो रही थी, इट इज़ नॉट हैप्पीनेस, इट इज़ द परसूट व्हिच विल मेक यू हैप्पी। और जिस वक़्त आप इस जगह पे खड़े हो जाएँगे ना कि मैंने उस परसूट को एन्जॉय करना है, इस माइंडसेट को इधर लाने की ज़रूरत है। ये एडवेंचर्स एन्जॉय करने हैं ठीक ज़िंदगी के। अप्स एंड डाउन्स हैं ये, ऐसे फ़र्क नहीं है, इससे कोई फरार नहीं किया जा सकता। आई हैव टू फेस देम विद करेज। इस ओके, जगह पर खड़ा तो करना है। मुझे जो समझ आई है, पहली जो सिचुएशन है ना, मैं पहली वाली जो आपने फरमाई है, जो सिचुएशनल है, उसमें तो कोई एब्नॉर्मैलिटी है ही नहीं। वो तो ठीक है, वो तो इसका मतलब नॉर्मल है। आदमी अगर वो किसी चीज़ के बारे में, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो आराम करना चाह रहे हैं, दिस इज़ नॉर्मल, दिस इज़ नॉर्मल। ठीक है, सही है। बट सेकंड सिचुएशन में थोड़ा-सा डिज़ायर से रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ले जाना है, और उसमें भी राइट। स्टार्टिंग विद वेरी स्मॉल स्टेप्स, ताकि माइंड ट्रेन हो सके, थोड़ी-सी जी, ट्रेनिंग बिल्कुल, हो सके। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है, सही है। वाह! ये जो है ना, वनहन नफ्स अनिल हवा, अपने नफ्स को उसने ख्वाहिशात की पैरवी से रोके रखा। फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, जन्नत इसके अजर के तौर पे मिलेगी। ठीक है, सही है। थैंक यू सो जी, मच, जज़ाकल्लाह। और वेलकम जी, जज़ाकल्लाह जी, जी। जी, आखिरी 1 मिनट है हमारे पास। एक जल्दी से एक पॉइंट साहब, इसमें मैं एक छोटा-सा कमेंट अगर ऐड कर दूँ, जी, वो जी। ये कि तो अगर तो सिवियर केस है तो ऑब्वियसली दे नीड हेल्प आल्सो, असिस्टेंस हुँ, चाहिए। हुँ, जैसे मोइन साहब ने अभी बात भी की कि उनको जिस पोज़ीशन पे लाना है। एक इसमें जो छुपी हुई असम्पशन है, मैं सिर्फ वो हाइलाइट करना चाह रहा था हम सबके लिए। मेरे लिए भी एक बड़ी रियलाइज़ेशन थी अंटिल रिसेंटली। इसको इस तरह से देखें कि अगर किसी का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मैं ओबीस हो गया, सुपर ओबीस हो गया, तो अमूमन ये होता है कि जब वो ओबेसिटी आ जाती है, तब एहसास होता है कि अच्छा अब मेरे साथ कोई खराबी हो गई है और अब मैं इसका इलाज ढूँढना चाहता हूँ। अच्छा, अच्छी बात ये है कि इलाज इसका भी इस वक़्त भी वही है जो पहले था। जी। इलाज में कोई रास्ता जो हमने चलना है उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। हुँ, इस वक़्त बहरहाल मुझे महसूस यही होगा अगर मेरा वज़न बहुत बढ़ चुका है और मैं अपनी आदत को बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल कर चुका हूँ। हुँ, तो इस वक़्त मुझे लगेगा कि जी अपनी वो जो डाइट है उसको कंट्रोल करना, अपनी एक्सरसाइज़ करना, ये तो बहुत हेल्दी लोगों का काम है। ये तो उनका काम है जिनकी ज़िंदगी का मकसद ही हेल्थ है। हुँ, मैं क्या करूँ? हुँ, जबकि मामला ऐसा है नहीं। मामला ये नहीं है कि जी मैं बैठे-बैठे ओवरवेट हो गया। मैं रोज़ उस पे काम कर रहा हूँ। मैं रोज़ अपने आप को ओवरवेट कर रहा हूँ। तो हम जब डिप्रेशन की तरफ या सीवियर सैडनेस की तरफ जाते हैं, तो रियलाइज़ करने की बात ये है कि हमें शायद आम तौर पे लगता है कि ये हमारे साथ को मामला हो जाता है। हम रोज़ कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। हमारे कुछ पैटर्न्स और कुछ हैबिट्स, कुछ आदतें ऐसी होती हैं, जिसकी वज़ह से हम रोज़ उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। हमारी नेचुरल स्टेट में नहीं है। हुँ, नेचुरल स्टेट की तरफ आना है। वही मौई साहब ने इतनी खूबसूरत आयत भी पढ़ी अभी, और जो फंडामेंटल मैसेज था वो भी वही है एग्ज़ैक्टली कि ये दुनिया रिस्पॉन्सिबिलिटी की जगह है,
वही नेचुरल स्टेट है हमारी जिसमें हमने आना है। लेकिन अब अगर मामला इतना बढ़ चुका है आगे, जैसे मैं अगर 300 पाउंड तक अपना वज़न बढ़ा लूँगा, तो अब मुझे थोड़ी-सी हेल्प चाहिए होगी। हुँ, कोई ना कोई एक्सपर्ट चाहिए होगा जो मुझे एक्सेलरेट करके आगे ले आएगा, वरना तो करने का काम मेरा ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच बस एक जी। छोटा-सा पॉइंट आई वांटेड मोस्ट वेलकम। जो जज़ाकल्लाह। हैंड्स रेज़्ड हैं वो हमने नोट कर लिए बहुत और नेक्स्ट शुक्रिया टाइम जी। इंशाल्लाह अगर वो पहले हैंड रेज़ कर देंगे, उनको मौका दे देंगे। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मोहन साहब। अस्सलाम वालेकुम।